Hello to all. This is Neeraj Tyagi, Assistant Professor, Department of English, and today I have come with some new topic, and that is a periodical essay. I will make another video to discuss what are the forms and kinds of essays, and periodical essay is one of them. Richard Steele and Joseph Addison are known as the pioneer of the periodical essay in English literature. So, today I am going to discuss one essay, that is The Spectator Club, written by Richard Steele. Richard Steele had written this essay in a periodical style, and here is the text of this essay. I will discuss it line by line. I hope you will understand it fully. I will explain it in the bilingual language for your convenience. I hope you will understand it well. So, let's start. So, here is the text. The first of our society is a gentleman of Worcestershire, of ancient descent, a baronet, his name Sir Roger de Coverley. सो यहाँ पर जो वो डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जो जेंटलमैन्स हैं जो क्लब में हैं बैठे हुए हैं, उनमें सबसे पहले जो है मेंबर वो सर रोजर डी कोवरले है। कुछ उनकी अपनी पेक्युलरिटीज़ हैं, कुछ उनके अपनी एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो सब इसमें वन बाय वन डिस्कस की जाएंगी। His great grandfather was inventor of that famous country dance which is called after him. तो उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर रहे थे, उन्होंने एक इन्वेंट किया था कंट्री डांस का, और वो उनके नाम से ही जाना जाता है। All who know that Shire are very well acquainted with the parts and merits of Sir Roger. He is a gentleman that is very singular in his behavior, but his singularities proceed from his good sense and are contradictions to the manner of the world only as he thinks the world is in the wrong. It means that he has some singularities in his behavior, means कि वो अपने जीवन में कुछ अलग तरह की क्वालिटीज़ रखता है जो कि कथनी करनी में अंतर जैसे कॉन्ट्रडिक्शंस को भी सामने लेकर के आती है। इट मीन्स कि कभी कभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं लेकिन वो अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो इस तरह की कॉन्ट्रडिक्शंस, इस तरह की सिंगुलैरिटीज़ उनके बिहेवियर में देखने को मिलती हैं सर रोजर डी कोवरले के। हाउएवर, this humor creates him no enemies, for he does nothing with this sourness of obstinacy. कई बार क्या होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर बैठते हैं लेकिन फिर भी उनकी बातों का बुरा नहीं लगता। उसी टाइप का जो ह्यूमर है सर रोजर डी कोवरले में पाया जाता है, और इसीलिए उनके कोई दुश्मन भी नहीं है। एंड हिज बीइंग confined to modes and forms makes him but the readier and more capable to please and oblige all who know him. तो इसीलिए वो रेडियर और बहुत कैपेबल रहता है कि वो लोगों को प्लीज़ करे, ओब्लाइज करे, जिन्हें भी वो जानता है। When he is in town, he lives in सोनहो स्क्वायर, और जब वो टाउन में रहते हैं तो उनके रहने का स्थान है उसको जाना जाता है सोनहो स्क्वायर के नाम से। And it is said he keeps himself a bachelor by reason he was crossed in love by a perverse beautiful widow of the next country to him. और वो एक बैचलर हैं क्योंकि प्यार में उन्हें एक तरीके से शिकस्त या रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। वो अपने किसी पड़ोसी ही गांव के क्षेत्र की किसी विडो से प्यार किया करते थे, और रिजेक्शन के बाद वो उन्होंने बैचलर रहने का फैसला किया। बिफोर दिस डिसअपॉइंटमेंट सर रोजर वॉज वॉट यू कॉल अ फाइन जेंटलमैन, हैड ऑफन सप्ड विद माई लॉर्ड रॉचेस्टर एंड सर जॉर्ज ईथरीज, fought a duel upon his first coming to town, and kicked bully Dawson in a public coffee house for calling him youngster. So ये कहा जाता है कि
उनके इस डिसअपॉइंटमेंट से पहले, किस डिसअपॉइंटमेंट की बात की जा रही है कि प्यार में रिजेक्शन। सर रोज़र भी एक फाइन जेंटलमैन थे। उन्होंने डॉसन को भी पब्लिक कॉफ़ी हाउस में काफ़ी किक्ड आउट किया था, मारा था, क्योंकि उन्होंने बच्चा यंगस्टर कह करके पुकारा था इसलिए। बट बीइंग इल यूज्ड बाय द अबव मेंशन्ड विडो, लेकिन जब इन्हें इस विडो के द्वारा रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, वो बहुत सीरियस हो गए, कम से कम 1.5 वर्षों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो गए अपनी लाइफ में। एंड दो हिज टेम्पर बीइंग नेचुरली जोवियल, ही एट लास्ट गॉट ओवर इट। और 1.5 साल के बाद में कुछ उनके अंदर परिवर्तन आया और उन्होंने इस चीज़ से अपने आप को उबारा। एंड ही ग्रू केयरलेस ऑफ हिमसेल्फ, बट फिर भी इसके बाद भी जोवियल नेचर तो उनका ज़रूर हुआ, लेकिन वो अपने बारे में केयरलेस हो जाते हैं। एंड नेवर ड्रेस्ड आफ्टरवर्ड्स, और इसके बाद में कभी भी अच्छे से, जैसे पहले एक ड्रेसिंग सेंस हुआ करता था, कपड़े पहनने का तरीका, वो सब चीज़ें भूल जाते हैं। He continues to wear a coat and doublet of the same cut. वो कोट और डबलेट वगैरह पहना करते थे, that were in the fashion at the time of his repulse, जो उस टाइम के ज़माने में जो फैशन में रहा था, which in his merry humors he tell us has been in and out 12 times since he first wore it, कि जो 10-12 बार बाहर उन्होंने उतारा। He is now in his 56th year. अब वो 56 साल के हैं, चीयरफुल हैं, खुश हैं। हार्टी कीप्स अ गुड हाउस बोथ इन टाउन एंड कंट्री, उनका कस्बे में और गांव में दोनों ही जगह एक अच्छा घर है। अ ग्रेट लवर ऑफ मैनकाइंड, बहुत दयालु हैं। बट देयर इज़ such a mirthful cast in his behavior that he is rather beloved than esteemed, कि लोग उनका आदर भी करते हैं। His tenants grow rich, उनके जो काम करने वाले हैं वो धनी बन रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। His servants look satisfied, उनके नौकर चाकर संतुष्ट नज़र आते हैं। All the young women profess to love him, और जितनी भी नवयुवतियाँ हैं वो उन्हें प्यार करती हैं। And the young men आर ग्लैड ऑफ हिस कंपनी, और नवयुवकों का उनकी कंपनी, उनकी संगति पसंद आती है। व्हेन ही कम्स इनटू अ हाउस ही कॉल्स अ सर्वेंट बाय देयर नेम्स, और जब वो घर आते हैं तो वो सभी सर्वेंट्स को उनके नाम से पुकारते हैं। एंड टॉक्स ऑल द वे अप स्टेयर्स टू अ विजिट, और उनसे बातें भी करते हैं। आई मस्ट नॉट ओमिट दैट सर रोजर इज जस्टिस ऑफ द कोरम, that he fills the chair at a starter session with great abilities, and 3 months ago gained universal applause by explaining a passage in the Game Act। और वो एक जस्टिस का रोल भी प्ले कर चुके हैं और काफ़ी प्रशंसा उन्हें मिली जब एक गेम एक्ट में उन्होंने एक पैसेज को सभी के सामने एक्सप्लेन किया, तो उन्हें एक यूनिवर्सली अप्लॉज, मतलब सभी से प्रशंसा उन्हें प्राप्त हुई। इसी कड़ी में नेक्स्ट जेंटलमैन के बारे में बात की जाती है, हालांकि उसका नाम नहीं दिया जाता। द जेंटलमैन नेक्स्ट इन एस्टीम एंड अथॉरिटी अमॉन्ग अस इज अनदर बैचलर हु इज़ अ मेंबर ऑफ द इनर टेम्पर। तो जो खुद एक बैचलर हैं सर रोजर डी कोवरली की तरह, ए मैन ऑफ ग्रेट प्रॉबिलिटी, विट एंड अंडरस्टैंडिंग, वो काफ़ी विटी हैं, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग वाले नेचर के व्यक्ति हैं। But he has chosen his place of residence rather to obey the direction of an old humorsome father। उन्होंने अपना प्लेस जो है अलग चुना है अपने ह्यूमरसम फादर को ओबे करने के अलावा, देन इन परस्यूट ऑफ हिज ओन इंक्लिनेशन, और ऐसा इन्होंने इसलिए किया है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ को जीना चाहते थे, अपने तरीक़ों से अपनी लाइफ को जीना चाहते थे। He was placed there to study the laws of the land। वहाँ पर उनको आना पड़ा क्योंकि जो भूमि से संबंधित लॉज हैं उनको स्टडी करने के लिए। एंड इज़ द मोस्ट लर्नड ऑफ एनी ऑफ द हाउस इन दोज ऑफ द स्टेज। और उस टाइम घर में सबसे ज़्यादा मतलब लर्नड माने जाने वाले व्यक्ति Aristotle and Longinus are much better understood by him than Littleton and Coke। और ये कहा जाता है लिटिलटन और कॉक के कंपैरिजन में वो एरिस्टोटल और लॉन्जाइनस को ज़्यादा
पसंद करते थे, ज़्यादा समझ में आते थे, ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको समझते थे उनकी थियरीज़ को. The father sent up every post questions related to the marriage articles, lease and tenures in the neighborhood. Father questions जो मैरिज आर्टिकल्स से रिलेटेड है, लीज से, टेन्योर से, सब भेजते उनके पास में क्वेश्चंस. ऑल विच क्वेश्चंस ही एग्रीज विद एन अटॉर्नी टू आंसर एंड टेक केयर ऑफ इन द लंप. और जिसके लिए उन्होंने एक हायर कर रखा था जिससे वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिलवाते थे. एंड ही इज स्टडिंग द पैशंस देमसेल्व्स व्हेन ही शुड बी इंक्वायरी इनटू द डिबेट्स अमॉन्ग मैन विच अराइजेज फ्रॉम देम. और बहुत सारी डिबेट्स और उनसे जो क्वेश्चंस निकलते थे उनका भी वो जवाब दिया करते थे. एंड ही नोज द आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच ऑफ द ऑरेशंस ऑफ डेमोस्थेन्स एंड टुले. वह ग्रीक के प्राचीन जो भाषणकर्ता जैसे डिमोस्थेन्स तथा सिसरो, इन सब लेखकों के भाषणों से भी परिचित थे. और वास्तव में वह कानूनी झगड़े जो कि तत्कालीन न्यायालय में लाए जाते थे उनसे किसी भी रूप में परिचित नहीं थे. उन्हें कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं था. लेकिन एक विशेष बात और थी कि नो वन एवर टुक हिम फॉर अ फूल, कि कोई उन्हें मूर्ख तो नहीं समझता था, लेकिन उनके फ्रेंड्स के अलावा, बट नन एक्सेप्ट हिज इंटीमेट फ्रेंड्स नो ही हैज़ अ ग्रेट डील ऑफ विट. This turn makes him at once both disinterested and agreeable, as few of his thoughts are drawn from business. They are most of them fit for conversation. His taste of books is little too just for the age he lives in. He had read all, but approves of very few. वो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं लेकिन अप्रूव कुछ ही किताबों को करते हैं. And in his familiarity with the customs, manners, actions and writing of the ancients makes him a very delicate observer of what occurs to him in the present world. और जो भी उनकी जानकारी है कस्टम्स के, रीति रिवाजों के, तरीक़ों के बारे में, एक्शंस के बारे में, राइटिंग्स के बारे में, वो क्लियरली बताती है कि वो बहुत ही डेलिकेट ऑब्जर्वर है जो प्रेजेंट वर्ल्ड में चल रहा है. ही इज़ ए एक्सलेंट क्रिटिक, और वो एक एक्सलेंट क्रिटिक भी हैं, अच्छे एक आलोचक, एक चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाले भी हैं. एंड द टाइम ऑफ द प्ले इज़ हिज आवर ऑफ बिजनेस. एग्जैक्टली एट 5 ही पासिस थ्रू न्यू इन. 5 बजे वो न्यू इन से गुजर कर जाते हैं. क्रॉसेस थ्रू रसल कोर्ट, रसल कोर्ट से होकर जाते हैं. टेक्स अ टर्न एट विल्स टिल द प्ले बिगिंस, और वहाँ पर वो प्ले देखते हैं. एंड ही हैज़ अ शूज़ रब्ड, अपने जूतों को रगड़ते हैं. एंड हिज पर्विंग powdered at the barbers as you go into the rows. It is for the good of the audience when he is at play, for the actor have an ambition to please him. मीन्स वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. इन दोनों में हम जानते हैं, हमने 2 कैरेक्टर्स के बारे में जाना. पहले हमारे हैं सर रोजर डी कॉवरले, और दूसरे हमारे एनोनिमस हैं जो कि जेंटलमैन हैं, बैचलर हैं. बहुत सारी क्वालिटीज़ उनके बारे में हैं. तो देयर आर टोटली 6 कैरेक्टर्स इन this essay, but in the part 1 I have covered only the 2 characters, and in the second part of this video I will mention the rest of 4 characters. So please like, share and subscribe my channel. This is Neeraj Tyagi, Assistant Professor, Department of English.